हेलो स्टूडेंट। तो अभी आपका चल रहा है मेंस का पेपर और आज हो रहा है पेपर 3 यानी मेरा सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री। आज का जो वीडियो है वो आज के पेपर पे ही आधारित है। हिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, मेंस का ट्रेंड क्या कहता है, इसी पे करेंगे हम डिस्कशन। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो है क्योंकि रिसेंटली अभी हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, तो हमें ये देखना है कि हमारे पढ़ाए हुए प्रश्नों की प्रकृति क्या है, क्या वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, क्या इसका अप्रोच होना चाहिए, उसी पर मेरा आज का वीडियो आधारित है। सबसे पहले हम आते हैं पेपर 3 जो आज हुआ, उसकी हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट यानी इंडियन हिस्ट्री की। कल मेरा वीडियो इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी रहेगा, पर आज का वीडियो भारतीय इतिहास पर आधारित है। जो मेरे विद्यार्थी होंगे उनके चेहरे में एक खुशी होनी चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए वो क्वेश्चन हूबहू आपके पीएससी मुख्य परीक्षा में दिखाई दिए। तो जो मेरा कमिटमेंट था आपके साथ वो मैंने लगभग आपके साथ पूरा किया। अब आप अपना काम करिए, बेहतर आंसर लिखिए और अच्छा परफॉर्म करिए और बहुत जल्दी आप प्रशासनिक सेवा में जाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे थे। तो अगर आप मुझसे पूछें तो क्वेश्चन मॉडरेट थे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जब सरल होते हैं लिखने की शैली क्या होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये संभव तो नहीं है कि मैं पूरे प्रश्न पत्र को हल कर दूं, सॉल्व कर दूं, पर एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता सकता हूं। पर वीडियो के लास्ट में, क्योंकि आपको बने रहना है, हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न था कि क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था। और मैं क्लास में ही हम सामान्यतः डिस्कस करता भी रहता हूं कि पार्टीशन क्या जरूरी था, क्या इसे टाला जा सकता था, कौन थे इस विभाजन के लिए जिम्मेदार। ये हम वीडियो के अंत में इस प्रश्न का उत्तर लेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। फिलहाल हम बात करते हैं 2 नंबर के प्रश्नों पर। जैसा कि आपको पता है कि पीएससी का जो फॉर्मेट है वो 2 नंबर में टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है। इनमें जो पहला प्रश्न है, भारत की प्रागैतिहासिक काल जातियों के बारे में डॉक्टर जे.एच. हटन के विचार क्या थे। तो आपको शायद दुखी होगा आपका मन कि मैं अब भी कहूंगा कि पीएससी भले पूछा है पर ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। अगर आप इसका उत्तर मैंने बता भी दिया तो अगली बार कुछ ऐसा पूछेगा, यानी एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा वो सरप्राइज करता रहेगा। तो ये सरप्राइज पैकेज था, इस 2 नंबर के क्वेश्चन को आप इग्नोर करें। मुद्दे पे आए कि हम कितना बना रहे हैं। तो अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें कि कहपण क्या था, तो आप याद करिए जब आप अध्ययन करते हैं मौर्य काल का, तो वहां पर आप ये पढ़ते हैं कि भारत में पहली बार कॉइन्स अर्थात जो सिक्के हैं उनका इतिहास विस्तृत रूप से शुरू होता है मौर्य काल से। और मौर्य काल में जो सिक्के हैं जिनको आप हिंदी में आहत सिक्के कहते हैं, अगर आपको याद हो, या पंचमार्क कॉइन कहा जाता है, आहत सिक्के कहते हैं इनको, जो मौर्य काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। और ये सिक्के 2 प्रकार के होते थे, एक होता था आपका सिल्वर कॉइन और एक होता था कॉपर कॉइन। और ये जो सिल्वर कॉइन है उसे ही कारसापण या कहपण कहा जाता। आपको बस इतना ही लिखना था कि कहपण या कारसापण मौर्य काल में प्रयुक्त किए गए सिक्के का नाम है, जो चांदी धातु से बनाई जाती थी। इसी प्रकार अब जब अगली बार आप मेंस देंगे, देखिए बात, इस क्वेश्चन पत्र को हम लेके क्यों आए प्रश्न पेपर, ताकि अगली बार के लिए हो सकता है अगली बार आपसे प्रश्न इस कॉपर के सिक्के के बारे में पूछे। कॉपर के सिक्के को कहा जाता था काकड़ी। वैसे ये प्रचलन में कम था, कारसापण ही मुख्य था, और कारसापण को पर्ण भी कहा जाता था। तो कारसापण, पर्ण, कहपण ये लगभग एक ही सिक्के के लिए प्रयुक्त किए गए बहुत सारे नाम हैं। यानी पहला क्वेश्चन हमसे डन हो रहा है, यानी ये 2 नंबर हमारे पक गए। अब आते हैं कलिंग युद्ध का ऐतिहासिक महत्व। जब भी आप अशोक पढ़ते हैं तो अशोक पढ़ते साथ यदि कुछ सबसे पहले आपको याद आता है तो वो है कलिंग युद्ध। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि कलिंग युद्ध के साथ पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित हो गया, अर्थात अशोक पूरे अखिल भारत का शासक बना। और सबसे उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि कलिंग युद्ध ने ही अशोक के जीवन में वह क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जिससे अशोक एक महान शासक बना। जब भी उसकी ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो पहले आप बात करें पॉलिटिकल कॉज पे। राजनीतिक महत्व यह है कि पूरे भारत पर अशोक का शासन हुआ। अशोक ने इससे अपने समय में अपना 5वां राज्य बनाया था कलिंग को। दूसरा सांस्कृतिक महत्व है, किसी के बाद भी अशोक के जीवन में
परिवर्तन आया, उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और फिर हिस्ट्री आपके सामने है कि अशोक पूरी दुनिया के महानतम शासकों में से एक बना। उसकी जो महानता है, उसके जीवन में जो परिवर्तन है, उसका बहुत बड़ा कारण था ये कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की यदि विभीषिका नहीं होती तो अशोक द ग्रेट अशोक नहीं होता। इसी प्रकार हम बात करें गांधार शैली और मथुरा शैली, क्लास में सामान्यतः मैं चर्चा करता हूं कि भारत में जो मूर्ति कला का विकास हुआ वो कनिष्क के समय प्रारंभ हुआ और कनिष्क के समय में मूर्ति कला की दो शैली थी, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट। तो गांधार आर्ट को 2 नंबर पे पूछा है, यानी आपको 4 बिंदुओं पर इसका उत्तर देना था कि इसका विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। यह ग्रीक या यवन जो शैली है उससे प्रभावित थी। इसमें गौतम बुद्ध की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। विशेषकर इसमें आभा मंडल या अभय मुद्रा का स्थान नहीं होता। सामान्यतः गौतम बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमाएं होती हैं वो गांधार शैली में बनाई गई है और इसका विषय केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऐसे 3-4 पॉइंट आपको इसमें बताने। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। बौद्ध धर्म में क्या महत्व है इसका? महाभिनिष्क्रमण। जब भी आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, ये महाभिनिष्क्रमण एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय होता है कि जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने दुख के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए गृह त्याग किया था, उस गृह त्याग को ही पाली भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बस इतना लिखना था आपको। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में खुद कास्ट। अब देखिए, कभी कभी पीएससी या यूपीएससी की परीक्षाओं का एक ट्रेंड रहा है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें ऑन द स्पॉट क्रिएट करने पड़ते हैं। माना कि इस बारे में चर्चाएं कोई भी क्लास में करता नहीं, इज गुड वन। उसका कारण ये है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आप तुरंत देने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, खुद कास्ट। तो देखो, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं देख रहे हैं मेरे को, या जो नए अभ्यर्थी वो समझें कि कुछ चीजों को हम अप्रोच कैसे करते हैं। खुद कास्ट, देखिए इसको अगर मैं होता आपकी जगह एग्जाम हॉल में तो क्या करता? एक्चुअली में यहाँ पर शक्कर की सा का प्रयोग करना चाहिए था। अब चूंकि अब पीएससी भगवान है इसलिए वो जो करेगा वो सत्य है, ऐसा है। देखिए, खुद कास्ट जो होता है ना, वो किसानों के लिए प्रयोग किया जाना शब्द है, उर्दू शब्द है ये, काश्तकारी कहते हैं। तो खुद और कास्ट, खुद का मतलब होता है स्वयं और कास्ट का मतलब है खेती। यानी ये ऐसे किसान होते थे जो भूमि के मालिक होते थे, यानी स्वयं की भूमि पर कृषि करने वाले जो कृषक समूह हैं उन्हें मध्यकालीन भारत में खुद कास्ट कहते थे। इसका एक और होता था पाही कास्ट। चूंकि अब डिस्कशन हो ही रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये पाही कास्ट ये वो कृषक हैं जो दूसरे गांव में जाकर किसी अन्य की भूमि पर कृषि करते थे। जैसे नहीं आजकल अधिया होता है कि भूमि किसी और की है और उस पर कृषि कार्य कोई और कर रहा है, तो ऐसे जो कृषक का समूह होता है उसको हम लोग पाही कास्ट कहते हैं। मैं बिल्कुल पढ़ाता भी नहीं और एग्जाम में आने के बाद भी मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि मैं अब भी नहीं पढ़ाऊंगा। बात प्रश्न की नहीं कि हमको इतिहास में इतिहासकार बनना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर ऑन द स्पॉट भी बनाए जा सकते हैं। आप कितना पढ़ेंगे बच्चों, भारतीय इतिहास है, ले डूबेगा आपको। तो आप अपनी तैयारी जैसा करते थे वैसा ही करेंगे। 1-2 प्रश्न नए आने के चक्कर में 100 पेज पढ़ने का प्रयास कभी ना करें। आपको 75 में लगभग 72 क्वेश्चन, 72 नंबर प्राप्त हो रहे हैं, इस इनफ। हाँ, पर अगर मैं होता तो इसको तोड़ने का प्रयास करता और मैं इसका उत्तर लिखता कि मध्यकालीन भारत विशेषकर मुगल काल में खुद कास्ट ऐसे कृषकों का समूह था जो स्वयं की खेती पर कृषि करते थे, अर्थात ये भूस्वामी थे, खुद के मालिक थे। इसका एक उल्टा होता है पाही कास्ट। ये ऐसे कृषक है जो दूसरे गांव में जाकर कृषि करेंगे और भूमि इनकी स्वयं की नहीं होती थी। इतना ही लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा पंचायत करना भी नहीं होता। सहायक संधि के प्रावधान, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे मुंह में पानी आना लाजमी है।
क्योंकि मैं इसको आपको बहुत पढ़ा रख चुका हूं, याद होगा आपको, FRDA के रूप में। याद है, एफ का मतलब है फॉरेन पॉलिसी। सहायक संधि का पहला क्लॉज कहता है कि अगर कोई राज्य सहायक संधि पर दस्तखत करेगा तो उसकी विदेश नीति अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में होगी। इसी प्रकार आर का मतलब होता है रेजिडेंट, यानी उस देशी रियासत के दरबार में 24 घंटे एक उच्च ब्रिटिश अधिकारी रहेगा। डी का मतलब है डिफेंस अर्थात सिक्योरिटी। सहायक संधि का मेन प्रावधान यही था कि सुरक्षा के नाम पर की जाने वाली ये संधि थी। और ए फॉर द अरेस्ट है, अर्थात आपके राज्य में जितने भी अन्य विदेशी हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाए। यही 4 प्रावधान को आप लिखते 2 नंबर बन जाता। और मैंने क्लास में हमेशा इसका फॉर्मेट आपको 2 और 4 पे सिखाया है और ये कहा था स्पष्ट कि जब भी आए तो FDRA लिख के आए। इसी प्रकार आप बात करें इलाहाबाद की दूसरी संधि, तो बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य इलाहाबाद में एक संधि हुई थी। उसे हम इतिहास में इलाहाबाद की दूसरी संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार अवध के से कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र छीन लिया गया और इलाहाबाद सम्मिलित यह क्षेत्र मुगल शासक को दे दिया गया। अवध की सेना को भंग कर दिया गया। यही कुछ प्रावधान थे इलाहाबाद की दूसरी संधि के, जैसा कि हमने अपनी कक्षाओं में स्पष्ट भी किया है। यहां पर अगर हम देखें तो 16 नंबर में 2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो यहां पर हम लोग लगभग 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, यानी 10 नंबर हमारे यहां पर पक गए हैं। अब आते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का विश्लेषण करें। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मार्केट में कोई भी टीचर वो नहीं होगा जो कभी भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता में उनके रिलीजन को एक्सप्लेन करे। पर अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा स्पष्ट कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म, तो धर्म के 2 पहलू होते हैं, आंतरिक और बाह्य पक्ष। और आंतरिक पक्ष का संबंध उसकी फिलॉसफी से है और बाह्य पक्ष का संबंध उसके रिलीजियस एक्टिविटी और प्रैक्टिस से है। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम धार्मिक जीवन के आंतरिक पहलू के बारे में बता नहीं पाए क्योंकि हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे, किंतु कुछ ऐसे तत्व जरूर अवश्य मिले हैं जो यह इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंतर्गत उनका जो प्रैक्टिस है, धार्मिक व्यवहार है, वो किस प्रकार का रहा होगा। तो ऐसा करके आपको अपने आंसर का फॉर्मेट तैयार करना था। कौन कौन से धार्मिक तत्व हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देते हैं, तो याद करिए, ताबीज में बना हुआ नाग का चित्र है, नंदी का अंकन है, मोहनजोदारो से प्राप्त विशाल स्नानागार है, हड़प्पा मोहनजोदारो से प्राप्त विशेष प्रकार की मोहरें हैं। इन सबको अगर आप अरेंज कर देते तो 4 में 4 आपके नंबर पड़ जाते। मगध साम्राज्य को सशक्त करने में हर्यक वंश का क्या योगदान है, याद करें यहां पर 3 शासकों का उल्लेख मैं करता हूं। एक है आपका बिंबिसार, एक है अजातशत्रु और उसका पुत्र है उदयन। खैर उदयन का तो महत्व कम है, पर बिंबिसार अजातशत्रु की राजनीतिक नीतियों ने ही मगध के विस्तार में एक महत्वपूर्ण क्या निभाई थी भूमिका, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। अब आते हैं उस प्रश्न पर जिस पर मैं पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूं, कभी पीएससी ने पूछा नहीं, वो है अकबर की सुलह कुल नीति। मैंने इसको 15 नंबर तक के लिए बच्चों को समझा रखा है। अकबर का अगर आप इतिहास पढ़ें तो अकबर की सबसे बड़ी नीति थी सुलह कुल नीति, अर्थात द टॉलरेंस अमॉन्ग द ऑल द पीपल्स, अर्थात उसके साम्राज्य में रहने वाले प्रत्येक जो संप्रदाय हैं उनके मध्य में सुलह होना चाहिए, किसी प्रकार का विवाद और संघर्ष नहीं। इसीलिए अकबर ने इसी नीति को क्रियान्वित करने के लिए अपना दीन इलाही, एक नवीन धर्म को प्रतिपादित किया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, 15 नंबर पे भी ये बनाया जा सकता है। बंगाल विभाजन के पीछे जो अंग्रेज हैं उनका उद्देश्य क्या था? भाई बंगाल विभाजन अंग्रेजों का ही उद्देश्य था और यहाँ पर उद्देश्य था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो एवं राज करो। बंगाल के माध्यम से भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसे तोड़ने का प्रयास ही था बंगाल विभाजन। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म भी इसी बंगाल विभाजन के साथ हुआ है, यानी इसके पीछे जो ब्रिटिश मंशा है वो बहुत ही स्पष्ट है, डिवाइड एंड रूल एंड द कम्युनल पॉलिटिक्स, बांटो एवं राज करो की नीति और भारत में सांप्रदायिकता का जहर, ये दोनों ही बंगाल विभाजन के माध्यम से अंग्रेजों ने, अर्थात इसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। इसका उद्देश्य कहीं पर भी प्रशासनिक नहीं अपितु सांप्रदायिक था, ये आपको लिखना था। अब बात करते हैं 1916 के लखनऊ समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारतीय
इतिहास में कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण अधिवेशन में से एक है। इस जगह पर दो चीजें हुई थी, पहला गरम दल और नरम दल का विलय, और साथ ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म में पहली और अंतिम बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में एक समझौता हुआ था। उसे इतिहास में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पर लीग और कांग्रेस कुछ बिंदुओं पर एक मत होते हुए आगे की लड़ाई, विशेषकर जो होम रूल आंदोलन था, उसमें एक साथ हुए। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका लीग और कांग्रेस दोनों के ही लोकप्रिय नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन चीजों को आपको लिखना था। इसी प्रकार हम आए अब 8 नंबर के प्रश्न पर। तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जब मैं वैदिक काल पढ़ा रहा था, मैंने बहुत सारी बातों को वहां पर बताया, खासतौर पे समाज को लेकर। तो ऋग्वैदिक समाज को आदर्श क्यों माना जाता है, इसको आप जोड़िए स्वामी दयानंद सरस्वती के उस कथन से, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। उसमें इसका उत्तर निहित है। ऋग्वैदिक अर्थात ये पूर्व वैदिक समाज है। जैसा कि आप मुझसे पढ़ रखे हैं, मैंने स्पष्ट कहा था कि वर्ण व्यवस्था थी, परंतु उसका आधार कर्म था, अर्थात समाज का विभाजन नहीं था। किसी एक वर्ग के पास कोई एकाधिकार नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं की स्थिति अब तक के समाज से लेकर सबसे बेहतर स्थिति है। इसलिए समाज को भारतीय इतिहास में एक आदर्श समाज की संज्ञा दी गई है। इन सबको आपको लिखना था, अर्थात दो बिंदु बात करनी थी, वर्ण व्यवस्था एवं महिलाओं की क्या स्थिति। इनफ था ये 8 नंबर पे। बढ़िया प्रश्न था। भारत में सूफीवाद की लोकप्रियता का कारण। देखिए, कोई भी वाद या कॉन्सेप्ट किसी भी क्षेत्र में लोकप्रिय होता है, उसके 2-3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला, उस क्षेत्र में नए विचारधारा को स्वीकार करने की एक आदर्श परिस्थिति होनी चाहिए। और जब सूफीवाद का जन्म भारत में हो रहा था, तो लोग कहीं ना कहीं पूर्व के धर्म और विचारों से असंतुष्ट थे। बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर था, इसलिए जो लोग पहले बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे, एक नवीन धर्म, एक नवीन विचारधारा की विकल्प की तलाश कर रहे थे। इस सूफीज्म ने एक नए विकल्प के रूप में भारतीय जनमानस के समक्ष एक विचारधारा प्रस्तुत की, इसलिए भारत में बेहद क्या रहा, लोकप्रिय। दूसरा, सूफीवाद कभी भी रेडिकल अर्थात सांप्रदायिक नहीं हुआ। इसने सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाया, हिंदू मुस्लिम एक समन्वित संस्कृति की बात की, इसलिए सूफीवाद भारत में बेहद क्या रहा, लोकप्रिय। आज भी जो सूफी संतों की मजारें हैं, वहां पर जाने वाले 80% नॉन मुस्लिम्स हैं। जब आप सभी धर्मों को लेकर साथ चलते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि उसकी लोकप्रियता अवश्य बढ़ेगी। ये कुछ कारण थे कि सूफीवाद भारत में इतना लोकप्रिय हुआ। खरा 8 नंबर का प्रश्न है और मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सारे प्रश्नों को हल कर पाऊं। एक बेसिक आइडिया देना मेरा प्रयास है। अब आते शुंगकालीन भारतीय संस्कृति की विवेचना करें। पहली बार ये प्रश्न मेंस में उठा, बढ़िया प्रश्न है। तो आप इसको शुंग काल को रिवाइज करिए, क्या क्या पढ़ रखा है आपने शुंग काल में पुष्पमित्र शुंग की राजनीतिक उपलब्धियों को पढ़ा है, पर यहां पर प्रश्न कल्चर से है, संस्कृति से। यहां आप मेंशन करेंगे योग दर्शन के प्रतिपादक ऋषि पतंजलि के बारे में, पुष्पमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध के बारे में, उसके द्वारा सांची के स्तूप को दुगना किए जाने के बारे में, भरूच का जो स्तूप है, इन सब की चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृति के रूप में, जो स्टूडेंट शायद थोड़ा सा मिस कर जाएं, और जब भी मैं शुंग पढ़ाता हूं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि विदिशा में जो गरुण स्तंभ है, इसका आप उल्लेख अवश्य करें, क्योंकि भारत में भागवत धर्म का प्रथम ऐतिहासिक स्रोत था, जिसको बनवाया था हेलियोडोरस ने। तो शुंग काल की विशेषता है गरुण स्तंभ, इसकी विशेषता है भरूच का स्तूप। सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने है, पर इसकी वेदिकाएं यानी बाउंड्री वॉल जो है वो इसी ने बनवाई थी। इसके अलावा यानी जब कल्चर पूछे ना, तो कल्चर में बात करना है आर्ट की, संस्कृति की, उन चीजों को आपको समावेश करना था। धर्म की बात करते तो बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म है, भागवत धर्म है, इन सबको आप लिखे होते, क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न है। पर यहां पर किसी प्रकार से आप उसकी राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख नहीं करेंगे। अब आते हैं वन ऑफ द फेवरेट, जिसको मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे, और वो प्रश्न है 15 नंबर पे। देखिए, हर एक स्टूडेंट इसे लिखेगा, पर
वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। तो 15 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर। पहला प्रश्न तो बहुत इजी है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। मैं श्योर कह सकता हूं कि 99.99% आज की परीक्षा में इसे ही लिख कर आएंगे, क्योंकि नीचे वाले लिखने के लिए गट्स चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा एनालिटिकल है। क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? यानी क्या भारत विभाजन अनिवार्य था? क्या इसे रोका जा सकता था? तो इस पर आपको विचार करना है, क्या लगाया है, यानी आपको अपने ओपिनियन या विचार को स्पष्ट करना पड़ेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज से 4-5 साल पहले मैंने आधुनिक भारत की किताब लिखी थी। उस किताब में मैंने कुछ संभावित प्रश्न दिए थे, उसमें खड़ा ये मेरा प्रश्न है कि क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? तो ये प्रश्न थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न वाला है, क्या लगने से आपको अपना ओपिनियन देना है। तो पहले तो हम हाँ और ना पे बात करेंगे। तो क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? तो मैं सीधा कहता हूं यस, अनिवार्य था। इसका कारण ये है कि विभाजन कोई एकाएक नहीं हुआ, इसका जन्म उसी दिन हो गया था जब सांप्रदायिकता के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। तो विभाजन की अगर मुख्यतः कारण बात करूं तो यह है ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षा, और ये महत्वाकांक्षा राजनीतिक थी। तो मुस्लिम लीग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बनी है। और तीसरा मेरा मानना है वो है परिस्थितियां। परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनती रही कि अंततः कांग्रेस पार्टी को भी विभाजन स्वीकार करना पड़ा है। तो अगर विभाजन का कोई एक कारण होता तो हम उस कारण को दूर कर सकते थे। गांधी जी ने बहुत प्रयास किया कि वो जिन्ना के साथ समन्वय कर पाए, पर जिन्ना की ये जिद थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने या गांधी जी ने विभाजन को रोकने का प्रयास नहीं किया, बहुत प्रयास किया, परंतु कहते हैं ना कि जिन्ना की जो पॉलिसी थी, कम्युनल पॉलिसी, सांप्रदायिकता की राजनीति थी, उसके तहत जिन्ना ने स्पष्ट कहा था कि उसे किसी भी शर्त पर केवल और केवल क्या चाहिए, पाकिस्तान। हमारे पास और कोई विकल्प जिन्ना ने छोड़ा नहीं। और जो सांप्रदायिक दंगे जिन्ना द्वारा कराए गए, अंततः कांग्रेस पार्टी को इस देश को ना चाहते हुए भी विभाजन स्वीकार करना पड़ा है। मेरा ये ओपिनियन है एज एस्पिरेंट कि बंगाल का भारत का विभाजन टाला जा सकता था यदि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में कोई समझौता हो पाता। परंतु भारतीय इतिहास में आपने पढ़ रखा है कि समझौते का कई बार प्रयास किया गया, पर मुस्लिम लीग 1940 के बाद स्पष्ट कर चुकी थी कि उसे केवल और केवल क्या चाहिए, पाकिस्तान। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, अगर आप पढ़े होंगे कैबिनेट मिशन, तो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यानी यहां पर अगर सिंगल लाइन में कहूं कि क्या विभाजन टाला जा सकता था, प्रयास हो सकते थे, पर विभाजन तो होता, पर जिस तरीके से विभाजन हुआ है संभवतः हम उस तरीके को रोक सकते थे। ये बात को ध्यान रखना है, विभाजन हम टाल नहीं पाते, ये अपरिहार्य था, पर जिस तरीके से लाखों लोगों की लाशों पर जो विभाजन हुआ है, संभवतः उस तरीके को, उस दंगे को, उस खून खराबे को हम रोक सकते थे। विभाजन तो टाला नहीं जा सकता था, तो विभाजन जिस शर्त और जिस परिस्थितियों में हुआ, संभवतः अगर हम प्रयास करते तो उन परिस्थितियों को हम बदल सकते थे। दैट्स योर आंसर। बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि 15 नंबर का प्रश्न है, मुझे बताने में ही 1 घंटा लगेगा। जब भी आपकी क्लास में मुलाकात होगी मेरे से, तो बिल्कुल स्पष्ट करूंगा मैं कि क्या विभाजन टाला जा सकता था, क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।